नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला जीबी ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज, हरबंशपुर, आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, बीटीसी और डीएलएड में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ में 24 घंटे के अंतराल पर फतेहपुर गांव में दूसरी सबसे बड़ी चोरी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बता दें कि अहरौला थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 24 घंटे के अंतराल पर मंगलवार की रात नृपेंद्र सिंह के घर में बेखौफ चोरों ने 20,000 नकदी व लगभग 1.5 लाख का आभूषण चोरी कर ले गए। नृपेंद्र सिंह, जो बनारस में अभियोजन विभाग में बड़े बाबू के पद पर तैनात है और इनका परिवार बनारस में ही रहता है। घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। आज सुबह नौकर जब घर आया और दरवाजा खोला तो 3 कमरों का ताला कटा मिला। उसके बाद उसने पड़ोसी से संपर्क किया और चोरी के बारे में बताया। वहीं सोमवार की रात गांव को ही राणा रणंजय सिंह के घर से 6 लाख के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। तो वहीं 24 घंटे बीतते ही मंगलवार की रात चोरों ने दूसरे बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। घर के 3 कमरों का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर ले गए, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। बुधवार को भी डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी रही। इस संदर्भ में एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि अहरौला थाना क्षेत्र के फतेहपुर में पिछले 2 दिनों में 2 चोरियां हुई है, जो चिंता का विषय है और इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद टीमों का गठन किया गया है। बहुत जल्द ही मुलजिम की गिरफ्तारी की जाएगी और चोरी का सामान बरामद किया जाएगा। मामला ये है सर, कल हमारे घर चाचा के यहाँ चोरी हुई थी। आज हमारे बड़े पिताजी के यहाँ चोरी हो गई है। कैसे मालूम पड़ा कि चोरी मालूम ऐसे पड़ा सर कि सवेरे उनके जो मतलब कि नौकर हैं, उनका नाम टिल्टू है, वो आए हैं। वो दरवाज़ा खोले, मैं भी संजोग से बाहर ही खड़ा था और वो जैसे अंदर गए हैं तुरंत आए हैं बाहर। का लग रहा है भैया चोरी हो गई। तो मैं अंदर गया तो तुरंत देखा चोरी थी, मामला चोरी का था। तो मैं बाहर आ गया उनको लेके। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। तो सबको बुलाया हूँ, सब फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, पुलिस, सब लोग आए हैं। अहरौला पुलिस मौके पे आई, सब चेकिंग चल रही है। अभी मौके पे ये सब चल रहा है। अभी कल रात में चोरी हुई थी, परसों। हाँ बिल्कुल। फिर बगल घर में चोरी हो गई। इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इसमें कहना क्या चाहेंगे, कुछ सतर्कता तो अपने भी हम लोग को रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ की इसमें पुलिस की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि गश्त इसमें बढ़ाएं, चोरों को पकड़े। अब इसमें आज 2 जगह किए हैं, अभी कोई कैजुअल्टी हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, उसके बाद कोई जागे तो मतलब क्या है सर? तो ऐसा चाहते क्या हैं आप? चाहते हम ये हैं कि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो, जो भी इसमें लिप्त हो वो पकड़ा जाए। और मतलब कि जितना जल्दी नहीं मतलब खुलासा करें, नहीं तो खुलासा कर पाएंगे तो फिर कोई घटना हो जाएगी जिसमें कोई कैजुअल्टी हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज क्या क्या गायब हुआ है? आज क्या गायब में अभी तो अनुमान नहीं है, क्योंकि बड़े पिताजी बाहर रहते हैं, मतलब उनका फैमिली रहता है। तो जैसे जो बता रहे हैं, कुछ चांदी के, कुछ सोने के, कुछ पैसे, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन तभी है, मतलब कि चोरी है। अब वो आ रहे हैं लोग तो वो बताएंगे पूरा अपना। फतेहपुर गांव है अहरौला में, कल और आज में 2 चोरी रिपोर्ट हुई हैं। ये चिंता का विषय है और बहुत गंभीरता से इसको लिया जा रहा है और इसमें गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। इसमें टीमों का गठन किया गया है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद टीमें गठित हैं। बहुत जल्दी मुलजिमों की गिरफ्तारी की जाएगी और बरामदगी की जाएगी। आखिर 2 दिन में इतनी बड़ी चोरियाँ हुई, आखिर पुलिस ने कुछ तो इन्वेस्टिगेशन किया? पुलिस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तो किसी लाइन पर नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें वर्कआउट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बबीता जसरासरिया की अध्यक्षता में रानी की सराय ब्लॉक सभागार में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा और नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार AK शर्मा मौजूद रहे।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ऊर्जा और नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि 3 दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पारित हो गया। अब यह कानून बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सनातन संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता को देश के लोकतंत्र में चरितार्थ कर दिखाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा निर्णय है जिससे नारी शक्ति को सही मायने में अधिकार मिलेगा। नारी शक्ति को उसका अधिकार देने वाला यह अभूतपूर्व निर्णय एक विकसित, समर्थ एवं समृद्ध भारत के निर्माण का मुख्य स्तंभ बनेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा व विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इसी तरह राज्यों की विधानसभा में भी महिला सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। मोदी सरकार का यह फैसला लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ाएगा। इससे नए कानून बनाने और देश की दिशा तय करने में महिलाएं निर्णायक भूमिका में आएंगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर श्री कृष्ण पाल, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, प्रेम प्रकाश राय, विनोद उपाध्याय, हरिवंश विभा बर्नवाल, मिश्रा, अमिता गुप्ता, अंजना सिंह, सुमन सिंह, अलका सिंह, पूनम सिंह, रानी चौरसिया, मिथिलेश पांडे, विपिन कुमार सिंह, संजय यादव, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, पंकज सिंह, धनंजय राय, अभिनव श्रीवास्तव समेत पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। SKP इंटर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय 67वीं जनपदीय विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में 235 अंकों के साथ बुढ़नपुर तहसील ने जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं सदर तहसील ने 156 अंक के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। लालगंज तहसील ने 93 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में 19 वर्ष बालक वर्ग में गौरव यादव बुढ़नपुर, 17 वर्ष बालक वर्ग में लवकुश गुप्ता सदर, 14 वर्ष बालक वर्ग में विकास यादव मार्टिनगंज तथा 19 वर्ष बालिका वर्ग में मुस्कान बानो बुढ़नपुर, 17 वर्ष बालिका वर्ग में निधि बुढ़नपुर, 14 वर्ष बालिका वर्ग में प्रीति बुढ़नपुर ने चैंपियनशिप अपने नाम किया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सह जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार ने खिलाड़ियों को शील्ड और मेडल देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के आयोजन सचिव दिनेश कुमार सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत तथा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त बच्चे 18 अक्टूबर को दोहरी घाट मऊ में मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। समापन समारोह में उपस्थित लोगों में डॉक्टर अजीत सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य अमल किशोर सिंह, दिनेश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, भूपेश कुमार सिंह, राम जन्म, सुरेंद्र कुमार सिंह, सर्वेश सिंह, हितेश कुमार, सत्येंद्र सिंह, सुनील यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शमा शेख ने किया। कार्यक्रम का समापन ध्वज अवतरण और राष्ट्रगान के साथ किया गया। 67वीं जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में आजमगढ़ जनपद के 8 तहसीलों के लगभग 700 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में जो बच्चे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं उन्हें परसों यानी दिनांक 20 और 21 अक्टूबर को विक्ट्री इंटर कॉलेज दोहरी घाट में जो मंडली एथलेटिक्स प्रतियोगिता होनी है उसमें वो प्रतिभाग करेंगे, आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपने विभिन्न अभियानों और सम्मेलनों के माध्यम से लोगों के बीच पाठ बनाने में जुटी हुई है। एक तरफ जहां वह नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत महिलाओं से संपर्क करते हुए घर घर तक भाजपा का विजन और मिशन पहुंचाने के अभियान में जुटी है, वहीं अब 29 अक्टूबर को गोरखपुर क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बड़े सम्मेलन के साथ पार्टी इस जाति और समाज के लोगों को साधने का प्रयास करेगी। भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने कहा कि प्रस्तावित तिथि पर सम्मेलन की तैयारी को लेकर जनपद की नगर इकाई के पार्टी पदाधिकारी की यह बैठक बुधवार को बुलाई गयी, जिसमें खासकर अनुसूचित जाति के लोगों और महिलाओं को जोड़े जाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही गोरखपुर रैली की सफलता को लेकर योजना बनाई गई, जिसमें पार्टी के अनुसूचित कार्यकर्ताओं और बस्तियों में संपर्क अभियान को तेज कर इस विराट सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अनुसूचित समाज के साथ आत्मीयता बढ़ाएगी। इसके लिए पार्टी के विधायक,
सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि अनुसूचित बस्तियों में जाकर अनुसूचित जाति के लोगों को केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। अनुसूचित समाज की बहुत बड़ी रैली गोरखपुर में होने जा रही है। उस रैली में राष्ट्रीय नेतृत्व में से कोई न कोई रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का इस समय ध्यान पूरा का पूरा देश की महिलाओं और देश के अनुसूचित जात के लोगों पर है कि इनके अंदर जा कर के हम काम करें और अपने कार्यों को बतावें, ताकि 2024 के अंदर जब चुनाव हो तो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर 51% से ज़्यादा वोट मिल जाए, ताकि हम सारी की सारी सीटें उत्तर प्रदेश से जीत सकें। इसमें महिलाओं का और अनुसूचित बिरादरी का सबसे ज़्यादा योगदान होने वाला है। हाँ, दूसरा कार्य पार्टी ने जो अभियान के तौर पर लिया है वो नवंबर महीने में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होने जा रहा है। तो प्रत्येक बूथ पर BLO 1 के साथ भारतीय जनता पार्टी का BLO 2 यानी बूथ का अध्यक्ष या वो उसके द्वारा कोई भी लगाया गया कार्यकर्ता बैठ करके नए वोटर को अपने बूथ में कितने नए वोटर हैं जो अब 18 साल की उम्र पूरी कर लिए हैं उनको सम्मिलित कराना, जो नहीं रहे उनका सूची से बाहर करना, और जो बहुत वर्षों से बाहर रहते हैं और वहाँ पर जाके बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में बस चुके हैं और वहाँ मतदाता हो चुके हैं, यहाँ भी मतदाता हैं, जिनके कारण चुनाव की तिथि में झगड़े होते हैं, उन्हीं के नाम पर लोग फर्जी वोटिंग करते हैं, उनका नाम लिस्ट से बाहर करवाना। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के आदर्श रामलीला समिति जियनपुर के सदस्यों ने जियनपुर कोतवाली प्रभारी पर अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। बैठक कर रामलीला मंचन बंद करने का लिया निर्णय। उप जिला अधिकारी को पत्रक सौंप कर कराया अवगत। जानकारी के अनुसार जियनपुर कस्बा में रामलीला मैदान पर आदर्श रामलीला समिति के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार की रात्रि में मंचन के दौरान 11 बजे जियनपुर कोतवाल विवेक पांडे ने पहुंचकर रामलीला समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार चौरसिया से रामलीला मंच पर फुहड़ व अश्लील नृत्य व गाने को लेकर मना किया। इस दौरान अध्यक्ष ने मंच पर अश्लील नृत्य व फुहड़ गाने बजाने से इनकार किया। आवश्यकता अनुसार मंच पर नृत्य का आयोजन होता है, जिसको लेकर बहसबाजी हुई। इस दौरान रामलीला समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष के साथ जियनपुर कोतवाली प्रभारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और बैठक कर रामलीला मंचन बंद करने का निर्णय लिया। वहीं आदर्श रामलीला समिति ने सगड़ी तहसील पर बुधवार को दिन में 2 बजे पहुंचकर आधा दर्जन सदस्यों ने उप जिलाधिकारी सगड़ी को पत्रक सौंपकर निर्णय व दुर्व्यवहार की जानकारी दी। इस दौरान उप जिला अधिकारी सगड़ी ने जाँच कराने का आश्वासन दिया, जिसमें मुख्य रूप से आदर्श लाल लीला समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार, मुकेश कुमार, ओम प्रकाश, अतुल कुमार त्रिपाठी, रमेश चौरसिया, राजकुमार चौरसिया व जीत बहादुर लाल श्रीवास, तफ डब्लू गुप्ता सहित आधा दर्जन लोग मौजूद रहे। कल मैं तो मौके पर नहीं था, आजमगढ़ था, लेकिन सूचना मिली SHO जियनपुर रामलीला मैदान में गए और उन्होंने हमारे अध्यक्ष के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इतनी भीड़ होती है, 10 साल से आज रामलीला हो रही है वहाँ पर, आज तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी वहाँ पर। लेकिन ये SHO पांडे जी जो आए हुए हैं, पता नहीं किस खुमारी में ये चले गए वहाँ पर और उन्होंने अभद्र चीज़ों का प्रयोग किया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग रामलीला कतई नहीं कर सकते हैं, चाहे इसकी जो भी सूचना समाज में जाए। हम इसकी सूचना उप जिला अधिकारी महोदय को लिखित रूप से दिए हैं, उन्होंने जांच करवाने का आश्वासन दिया है, तो जांच करवाते रहें। हम तो इसकी काफ़ी मुख्यमंत्री क्या भेजेंगे, DM क्या भेजेंगे, कमिश्नर क्या चाहते हैं, कार्रवाई क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं, उनसे पूछा जाए कि आखिर वो क्यों गए और क्यों अपशब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, क्या अधिकार था उनको, क्या वहाँ पर कोई हलचल हुई थी, क्या कोई भगदड़ हुई थी, क्या कोई शिकायत अगर आई थी तो उस व्यक्ति को सबसे पहले बताएं कि किस व्यक्ति की शिकायत थी, वो किस चरित्र का आदमी है, कहाँ का आदमी है, उसको सामने लाएं। किस हिसाब से वो मौके पर चले गए, ये बहुत गलत है, बर्दाश्त से बाहर। वायरल फीवर व डेंगू के डर के बीच लोगों में कशमकश की स्थिति नजर आ रही है।
लोगों की आशंकाओं का समाधान करने के लिए बुधवार को एबीसी चैनल ने सीएमओ डॉक्टर आई.एन. तिवारी से सीधा संवाद कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। सीएमओ डॉक्टर आई.एन. तिवारी ने कहा कि जनपद में जनवरी से अब तक मात्र 42 केस चिन्हित किए गए हैं। वर्तमान में 1 मरीज का जिला अस्पताल में और 3 मरीजों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। प्रत्येक केस की लगातार मॉनिटरिंग कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर से लेकर गांव देहात तक जहां भी पानी की निकासी नहीं की गई, वहां डेंगू का लार्वा पनपा। इस ओर ध्यान दिया गया, जिससे समस्या बढ़ने नहीं पाई। टीमें भेजकर तमाम क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव कराया गया। अक्टूबर में डेंगू के फैलने की आशंका के मद्देनजर उन्होंने कहा कि मौजूदा मौसम में सभी को रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए व दिन के समय पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि मच्छर के काटने से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि मलेरिया के शुरुआती लक्षणों में तेज ठंड के साथ बुखार आना, सर दर्द होना व उल्टियों का आना है। इसलिए कोई भी बुखार आने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मलेरिया की जांच करवाएं और अगर मलेरिया जांच में पाया जाता है तो उसका 14 दिन का इलाज स्वास्थ्य कर्मी की देख-रेख में करें। उन्होंने कहा कि डेंगू से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है और डेंगू मच्छर से बचने के लिए सबसे उत्तम है कि मच्छरदानी लगाकर सोया जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि घर के आसपास जल भराव न होने पाए। उन्होंने बताया कि डेंगू के प्रभाव को कम करने के लिए फॉगिंग व एंटी लार्वा छिड़ाव के अभियान में और तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों और नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं। जनपद में डेंगू के जनवरी से अब तक 42 केस कंफर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें से वर्तमान में 1 जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है और 3 मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बाकी सभी ठीक हैं, किसी भी प्रकार की मृत्यु की सूचना नहीं है। सभी जो भी डेंगू से संक्रमित हुए थे सब ठीक होकर घर जा चुके हैं। 3 मरीज भर्ती हैं, जो उसमें 1 जिला अस्पताल में, 3 मेडिकल कॉलेज में। किन क्षेत्रों में इसका ज़्यादा प्रभाव रहा? वैसे जनपद में लगभग सभी ब्लॉकों में 1 या 2 केसेस ऐसे निकले हैं। जनपद अर्बन एरिया में, गुलामी का पुरा में और बागेश्वर कॉलोनी में केसेस ज़्यादा निकले हैं, लगभग 4-5 की संख्या में। सभी जगह हम लोगों ने केस बेस्ड एक्टिविटी कराई है। एक भी केस अगर कहीं भी मिला है तो वहाँ पर सघन मॉनिटरिंग कराकर उनके वहाँ के जितने बुखार के रोगी हैं उनकी जांच कराई गई है और साथ में एडल्ट मस्कीटो के लिए और लार्विसाइडल के लिए फॉगिंग और लार्विसाइडल स्प्रे कराया गया है। हम लोग प्रत्येक केस को आरआरटी टीम द्वारा सघन मॉनिटरिंग करते हैं और वहाँ पर पूरी निरोधात्मक कराई कराते हैं। सीओ साहब, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, संक्रामक बीमारियाँ हाल उनको किस तरीके से निर्देशित किया जा रहा है कि लोगों को संक्रामक बीमारियाँ न हो? आपको जैसे अभी ज्ञात होगा कि हम लोग संचारी अभियान चला रहे हैं। पूरे माह अक्टूबर भर हमारा संचारी अभियान चल रहा है, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का कार्यक्रम है। शुरुआती के 15 दिनों में हम लोगों ने सोर्स रिडक्शन पर कार्य किया है। आशाएं घर घर जा कर के लोगों को मच्छर जनित बीमारियों के बारे में प्रचार प्रसार किए हैं और जहाँ पर ब्रीडिंग प्लेसेज है वहाँ पर उनका पहचान करके नष्ट कराया गया है। जनपद में डीबीसी का प्रबंध किया गया है, डोमेस्टिक ब्रीडर चेकर। ये ऐसे प्रशिक्षित लोग हैं जो जहाँ लार्वा होगा उनको देख करके एडल्ट मॉस्किटो का जहाँ ब्रीडिंग प्लेसेज है वहाँ उनको देख करके चिन्हित करते हैं। विशेष तौर पर अर्बन एरिया में और जहाँ पर स्लम एरिया है, जहाँ पर पहले डेंगू के केसेस पाए गए हैं, वहाँ पर इन टीम द्वारा सघन मॉनिटरिंग की जाती है और जहाँ भी सूचना मिलती है कि हाँ वहाँ लार्वे मिले हैं या मच्छर का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कराते हैं। कितनी टीमें लगाई हैं? 14 आपके डीबीसी इंजीनियर्स हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन जाकर सर्वे करते हैं और उनकी रिपोर्ट के अनुसार हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कराते हैं। जहाँ पर पॉजिटिव केस मिलता है वहाँ पर हम केस बेस्ड एक्टिविटी करा रहे हैं। डेंगू के लिए यहाँ पर्याप्त क्या व्यवस्था पूरी की? जनपद में सभी चिकित्सालयों में डेंगू के लिए पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर
2 बेड आरक्षित किए गए हैं। जिला अस्पताल में 10 बेड का आरक्षित किया गया है। ये सभी को निर्देशित किया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कि बुखार के रोगियों का स्वयं भी इलाज करेंगे। अपरिहार्य स्थितियों में ही जिला अस्पताल में भेजें, जिससे कहीं भी मरीज को बाहर जाकर इलाज कराने की आवश्यकता न पड़े। स्थानीय स्तर पर ही डेंगू के इलाज भी हो सके और जाँच भी हो सके। सवाल है, जैसे आप शीर्ष अधिकारी हैं, क्योंकि जमीन जब देखा जाता है तो स्थानीय समुदाय तमाम धरातल को चीज़ें दिखती है कि आप उनकी तरफ से कभी जांच या मॉनिटरिंग या कभी निरीक्षण करते हुए? ऐसा नहीं, हम लोग हमेशा निरीक्षण करते हैं, हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। अभी दस्तक अभियान 16 तारीख से शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से आशाएं घर घर जाएंगी और संक्रमित रोगियों को चिन्हित करेंगी। जुकाम के या बुखार के रोगी हुए या टीबी के रोगी हुए, कुष्ठ रोगी हुए, फाइलेरिया के रोगी हुए, घर घर जाकर दस्तक अभियान के दौरान वो चेक करेंगी और जो भी रोगी मिलते हैं उनकी लाइन लिस्टिंग तैयार होती है, उनको संदर्भित किया जाता है, उनके उपचार की पूरी व्यवस्था की जाती है। हम लोग प्रतिदिन जूम के माध्यम से अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से समीक्षा करते रहते हैं, उनको निर्देशित करते रहते हैं। पूरी सतर्कता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित है, यहाँ पर प्लेटलेट की कोई कमी नहीं है। सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी जहाँ पर हम प्रशासनिक स्तर पर चिकित्सा देने में असफल हों। आजमगढ़ के कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार को भारी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव शंकर यादव, पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव समेत अन्य लोग रहे। शंकर यादव ने कहा कि आज पिछड़े समाज के लिए लगातार संघर्ष करने वाले मुनिल निषाद भारी संख्या में अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। कहा कि वर्तमान में अत्याचारी और अन्यायी सरकार के खिलाफ अपने समाज के लोगों को एकजुट करके 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मजबूत कर सरकार बनवाने का काम करेंगे। सुनते हैं मामले में कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के महासचिव शंकर यादव ने क्या कहा। हमारे भाई और पिछड़े समाज के लिए लगातार संघर्ष करने वाले मुनिल निषाद जी आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं साथी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस देश में जो अत्याचारी और अन्यायी सरकार चल रही है, अन्याय करने वाली सरकार, उसके खिलाफ आप अपने समाज को एकजुट करके और इस समाज को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुश्त सबको साथ लेकर के लड़ेंगे और आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं इसी के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथी को मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भविष्य में आपका भविष्य सुनहरा हो, अवसर सुनहरा हो और आप आगे इसी तरह निरंतर बढ़ते रहें। हमारा सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा। नाबालिग किशोरी के अपहरण के मुकदमे के सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायण ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 दिसंबर 2018 को राजू पुत्र अतारू ने गांव की ही 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। बाद में पुलिस के दबाव के चलते 30 दिसंबर को पीड़िता को गांव में छोड़ दिए। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी राजू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोकाभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजू को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के जहानागंज थाना के सेमा बाजार के पास सांड के हमले में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान घर पर ही बुधवार को सुबह मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले आया गया। मृतक का नाम 66 वर्षीय नाथे यादव है, जो कि सेमा गांव के ही रहने वाले थे। उनके पुत्र राजेश कुमार यादव ने पोस्टमार्टम हाउस पर बताया कि 1 अक्टूबर को वह गांव से बाजार जा रहे थे। बाजार से पहले ही सांड ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। इसके बाद उनको जिला अस्पताल लाया गया था। यहां से रेफर होने पर बैठौली स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से 15 अक्टूबर को उनको डिस्चार्ज कर घर ले जाकर दवा की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि सांड ने बुजुर्ग के अलावा भी अन्य कई लोगों को चपेट में लेकर घायल किया है। सुनते हैं राजेश कुमार यादव ने क्या कहा। अच्छा, जिनके देहांत हुआ उनका नाम क्या है? नाथे यादव। आपके क्या लगते हैं? पिताजी। नाथे यादव। अच्छा, क्या घटना कैसे हुई है? वो जा रहे थे बाजार में, रास्ते में उनको सांड मार दिया। कब की घटना है? ये घटना 1 तारीख की। 1 अक्टूबर की। हाँ। अच्छा, कहाँ भर्ती थे? भर्ती पहले तो यहीं लाए थे सदर में, यहाँ तो फिर रेफर कर दिया तो ग्लोबल में लेके गए थे। अच्छा, वहाँ बैठौली। अच्छा, वहाँ वहीं पे देहांत हो गया? देहांत तो नहीं, वो 15 तारीख को जो है डिस्चार्ज कर दिया वहाँ से। घर चले गए थे? घर लेके चले गए। आज सुबह में जो है 5 बजे। वो बाजार में सांड ने मारा था? बाजार के पहले गाँव के। जगह का नाम सेमा। सेमा, जहाँ सेमा बाजार में मारा था। बाजार के गाँव, सेमा गांव बाजार है। क्या खतरनाक सांड था क्या? पहले लोगों को घायल कर चुका है? कितने लोग घायल कर चुका है? 4 लोगों को। अच्छा, इनको भी उसी में जपेट ले लिया। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। खबर के प्रायोजक हैं दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GD ग्लोबल स्कूल के बगल में, देवम गेस्ट हाउस के सामने, करतालपुर तिराहा, आजमगढ़। सर्वोदय महिला PG कॉलेज, हरबंशपुर, आजमगढ़। स्नातक, स्नातकोत्तर, BTC और DLED में एडमिशन ओपन जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई-रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई-रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kids and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला PG कॉलेज, गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें।